हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो 2026 का होगा वह वन शॉट क्लास 10th का संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो होता है वह 45 प्रश्नों के रूप में करने वाले हैं। और यह एग्ज़ाम के रूप में बहुत ही वीवीआई के रूप में है। इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आप सभी में दम है तो 40 प्रश्न लाकर सही करके दिखाइए, क्योंकि इस प्रश्न से 45 प्रश्न तो है, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न है 45 में 45 वीवीआई है, जिससे कि हमेशा प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आप लोग अपना लेकर चलिए कि कितना हमारा सही होता है टारगेट। अब चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आप सभी लोग यहाँ पर अपलोड किया जाए आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के पास शेयर करके उन लोग को भी बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो आप सभी को अपलोड किया जाएगा वह सबसे पहले आप सभी को पहुँचेगा। और लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशनल जो होता है बढ़ सके और आप सभी को वीडियो अपलोड किया जा सके। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम सभी को देखने के लिए है। सबसे पहले तो यहाँ पर है कि कक्षा 10th जो हिंदी व्याकरण होगा वह इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 45 की संख्या में है। ठीक, अब इसके बाद 1 नंबर में चलते हैं। और 1 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं। यह सबसे छोटा प्रश्न है और सबसे शुरू से है। तो आप लोग बताइए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो यह तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यह किसका परिभाषा है? तो यह परिभाषा है, बिल्कुल सही आप लोग पढ़े हैं, यह है संज्ञा का। यह संज्ञा का है। अब 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, 2 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि राम, सीता, दिल्ली किसके उदाहरण हैं। संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अवयव। तो यहाँ पर बताना है क्या, यहाँ पर जो लिखा हुआ है राम, सीता, दिल्ली किसके उदाहरण हैं। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो वह संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। अब इसके बाद 3 नंबर प्रश्न में चलते हैं। और 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 3 नंबर में लिखा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये परिभाषा बहुत प्रचलित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अवयव। तो यहाँ पर बताना क्या है? बताना है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले या प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यह बिल्कुल सही है। अब 3 के बाद 4 नंबर में चलते हैं। और 4 नंबर में लिखा हुआ है कि मैं, हम, तुम किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो यहाँ पर बताना है कि मैं, हम, तुम किस प्रकार का जो सर्वनाम होता है वह है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या कौन सा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 के बाद 5 नंबर में चलते हैं। और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा की विशेषता जो बतलाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अवयव। हमें बताना है कि संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेषण, यानी कि सी। 5 के बाद अब 6 नंबर में चलते हैं। और 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर में लिखा हुआ है कि लाल फूल में लाल क्या है। जो लाल फूल है उसमें लाल क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। यहाँ पर बताना है कि जो लाल फूल है इसमें लाल क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन संख्या बी, यानी कि जो है फूल के बारे में बोला गया है कि फूल कैसा है, तो वह लाल है। तो यह विशेषण हो जाएगा, इसका विशेषता बतलाया जा रहा है। तो 6 के बाद हम 7 नंबर में चलते हैं। और 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है?
कि कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी अवयव। तो आप सभी को पता होगा कि कार्य करने या होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ऑप्शन संख्या कौन सा, बी यानी कि क्रिया कहते हैं। 7 के बाद 8 नंबर में चलते हैं और 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मोहन पढ़ता है में क्रिया कौन सी है। मोहन पढ़ता है, इसमें क्रिया कौन सा है। इतना आसान प्रश्न तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें सभी प्रश्न को देखते हुए चलना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि मोहन क्रिया है, ऑप्शन बी में पढ़ता क्रिया है, ऑप्शन सी में है क्रिया है या पढ़ता है क्रिया है। तो आपको बताना है क्या कि मोहन पढ़ता है, इसमें क्रिया कौन सा है। तो 8 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर पढ़ता, ये आप लग रहा होगा कि क्रिया है, लेकिन यह क्रिया नहीं है। तो इसका क्रिया कौन है, ऑप्शन संख्या डी, यानी कि जो पढ़ता है वह क्रिया है। 8 के बाद 9 नंबर पे चलते हैं और 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर में लिखा हुआ है कि क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो क्रिया के समय का बोध कराता है उन शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए काल कहते हैं, ऑप्शन बी वाच्य कहते हैं, ऑप्शन सी लिंग कहते हैं, ऑप्शन डी वचन कहते हैं। तो 9 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सा कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। यानी कि क्रिया करने में जो समय का बोध कराता है उसे हम लोग काल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि वह जाएगा कौन सा काल है। वह जाएगा, इसमें कौन सा काल है। ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्य काल और ऑप्शन डी अपूर्ण काल या अपूर्ण भी कह सकते हैं। तो आप सभी को बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कि वह जाएगा कौन सा काल है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पर सी, यानी कि भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गा गे गी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भविष्यत काल या भविष्य काल। तो चलिए अब 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं और 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि शब्द के एक या अनेक होने का बोध कहलाता है। शब्द के एक या अनेक होने का बोध क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में लिखा हुआ है लिंग। ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी कारक। तो शब्द के एक या अनेक होने का बोध कहलाता है। तो शब्द का एक या अनेक होने का बोध क्या कहलाता है, तो वचन कहलाता है। आप सभी को पता हुआ कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के एक तरीका से होता है, नहीं तो 2 तरीके से भी रखते हैं, एक वचन और बहुवचन, और एक द्विवचन आता है। तो अभी 2 ही मान के चलते हैं और यहाँ पर 11 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी। 11 के बाद 12 नंबर में चलते हैं और 12 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि लड़कियाँ शब्द किस वचन में है। लड़कियाँ जो शब्द है यह किस वचन में है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन बी द्विवचन या ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता हुआ कि लड़कियाँ का मतलब हो रहा है ढेर सारा, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुवचन, यानी कि ढेर सारा का बोध हो रहा है तो बहुवचन कहा जा सकता है। 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं और 13 नंबर में लिखा हुआ है कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कहलाता है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि पुरुष जो लिंग के अनुसार 2 तरीके से होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि पुरुष और स्त्री जाति का बोध कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। अब 13 के बाद 14 नंबर में चलते हैं और 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि गाय, जो गाय है किस लिंग का शब्द है। जो गाय है वह किस लिंग का शब्द है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक या ऑप्शन डी उभयलिंग। तो यहाँ पर बताना है आप सभी को कि जो गाय है वह किस लिंग का उदाहरण है या किस लिंग का शब्द है। तो आप सभी को पता हुआ कि गाय जो है वह स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर में चलते हैं और 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले
शब्द को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी कारक। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और ऑप्शन संख्या इसका डी सही हो जाएगा, यानी कि कारक कहते हैं। 16 नंबर में अब देखते हैं। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि राम ने खाना खाया में ने है, जो यहाँ पर ने लिखा हुआ है कौन सा कारक है? राम ने जो खाना खाया, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या इसके बारे में कि जो राम ने खाना खाया, तो ने जो है वह कौन सा कारक है? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में लिखा है कि ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी करण कारक और ऑप्शन डी आपादान कारक। तो 16 नंबर का बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम ने तो कर्ता ने, यानी कि कर्ता कारक, ऑप्शन बी। 16 के बाद अब 17 नंबर में चलते हैं। और 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि दो वर्णों के मेल से जो बनने वाले शब्द क्या कहलाता है? यानी कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समास कहलाता है, ऑप्शन बी संधि कहलाता है, ऑप्शन सी उपसर्ग कहलाता है और ऑप्शन डी प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, क्या बताना है कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को यहाँ पर हम लोग कहते हैं संधि। ठीक। और यहाँ पर जो दो शब्दों के मेल से जो बनने वाले शब्द से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वो सेम प्रश्न आगे मिलने वाला है, जो कि आंसर कौन सा होगा? तो ए सही होगा, लेकिन यहाँ के लिए ऑप्शन संख्या बी सही है। तो चलिए आगे अब देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में। और 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्वर संधि प्लस स्वर की संधि कहलाती है। यानी कि स्वर स्वर जब आपस में मिलता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी शब्द संधि। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि स्वर प्लस में स्वर की संधि कहलाती है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि। आप सभी को मैथ में पता होगा कि प्लस और प्लस जब आपस में, एक सेकेंड थोड़ा सा, जब प्लस और गुना में यहाँ पर प्लस जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? तो आपस में मिलता है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस बनाता है। यानी कि सेम प्रोसेस यहाँ पर भी मैथ वाला ही हो रहा है कि स्वर और स्वर को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? स्वर संधि बनाएगा। 18 के बाद 19 नंबर में चलते हैं। और 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 19 नंबर में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि कहते हैं, ऑप्शन बी समास कहते हैं, ऑप्शन सी उपसर्ग कहते हैं या ऑप्शन डी प्रत्यय कहते हैं। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं। तो मैं इसका आप सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, यानी कि समास सही हो जाएगा, समास। अब इसके बाद चलते हैं 19 के बाद 20 नंबर में। और 20 नंबर में लिखा हुआ है कि राजपुत्र कौन सा समास है? जो राजपुत्र है वह कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो आप सभी को बताना क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि राजपुत्र कौन सा समास है। तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। 20 के बाद 21 नंबर में चलते हैं। और 21 नंबर में लिखा हुआ है कि शब्द के पहले लगने वाले अंश को क्या कहते हैं? शब्द के पहले लगने वाले अंश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी समास। तो आप सभी को बताना है कि शब्द के पहले लगने वाले अंश को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पहले लग जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। 21 के बाद 22 नंबर में चलते हैं। और 22 नंबर में लिखा हुआ है कि अनपढ़ में उपसर्ग कौन सा है? जो अनपढ़ है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के बारे में बात कहा जा रहा है। यहाँ पर अनपढ़ जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन है? और उपसर्ग आप सभी को पता होगा क्या है? जो कि पहले लग जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। ऑप्शन ए अ लगा हुआ है,
अन लगा हुआ है या पढ़ लगा हुआ है, या डी में अनपढ़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर 22 नंबर को आपको सभी को बताना है कि अनपढ़ में उपसर्ग कौन सा है, और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन संख्या बी यानी कि अन, और जो पढ़ है वह प्रत्यय हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 23 नंबर में, शब्द के अंत में लगने वाले अंश को क्या कहते हैं। अभी बताए हैं कि जो शब्द के अंत में लगेगा उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी समास। तो यहाँ पर अभी बताए हैं कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका सही, ऑप्शन संख्या सी यानी कि प्रत्यय कहलाएगा। 23 के बाद 24 नंबर में चलते हैं, और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि लिखावट में प्रत्यय कौन सा है। जो लिखावट है उसमें प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए लिख, और ऑप्शन बी आवट, या ऑप्शन सी बट, या ऑप्शन डी आब। तो बताइए कि लिखावट में प्रत्यय कौन सा है, और जो प्रत्यय होता है वह पीछे लगता है। इसमें पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि बट है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर खा में से जो है आ का मात्रा बाहर निकाल कर यानी कि आवट। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। और 25 नंबर में चलते हैं, और 25 नंबर में लिखा हुआ है कि कर्ता प्रधान वाक्य को क्या कहते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृत्यवाच्य, या ऑप्शन सी भाव्यवाच्य, या ऑप्शन डी विधान। तो आप सभी को बताना है कि कर्ता प्रधान वाक्य को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, या भाव्यवाच्य, या विधान। तो यहाँ पर 25 नंबर में आप सभी को बताना है सही आंसर, और सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कृत्यवाच्य। अब इसके बाद चलते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में, और 26 नंबर में लिखा हुआ है कि राम ने पत्र लिखा, कौन सा वाच्य है। जो राम ने पत्र लिखा इसमें कौन सा वाच्य है। तो ऑप्शन ए कृत्यवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाव्यवाच्य, ऑप्शन डी मिश्रवाच्य। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि राम ने पत्र लिखा इसमें कौन सा वाच्य है। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृत्यवाच्य यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 26 के बाद अब 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, और 27 नंबर में लिखा हुआ है क्या, 27 नंबर में लिखा हुआ है कि वाक्य में भाव प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। वाक्य में भाव प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए अवयव, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी संज्ञा। आप सभी को बताना है कि वाक्य में भाव प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 27 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि अवयव। 27 के बाद 28 नंबर में चलते हैं, और 28 नंबर में लिखा हुआ है कि अरे वाह किसके उदाहरण हैं। यहाँ पर अरे वाह लिखा हुआ है, इस किसके उदाहरण है, अव्यय का है, विस्मयादि बोधक का है, क्रिया का है, या संज्ञा का है। तो आप सभी को पता होगा कि यह किसका है। तो यह जो है विस्मयादि बोधक को कहा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन संख्या कौन सा, बी। 28 के बाद 29 नंबर में चलते हैं, और 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में एक ही भाव हो वह कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही भाव हो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मिश्र, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी संयुक्त, और ऑप्शन डी जटिल। तो 29 नंबर आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, और सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सरल। 29 के बाद 30 नंबर में चलते हैं, और 30 नंबर में लिखा हुआ है, 30 नंबर में लिखा हुआ है कि जो लड़का पढ़ रहा है वही मेरा भाई है, कौन सा वाक्य है। जो लड़का पढ़ रहा है वही मेरा भाई है, कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, और ऑप्शन डी सामान्य वाक्य। तो यहाँ पर 30 नंबर आप सभी को बताना है, और इसका कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन संख्या सही होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर कार्य भी है, कर्ता भी है, और बोलने वाला और सुनने वाला सभी है। तो इस कारण से मिश्र वाक्य होगा। तो 30 के बाद 31 नंबर में चलते हैं, और 31 के बाद 31 में लिखा हुआ है कि शब्दों के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। शब्दों के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्तनी, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी समास, और ऑप्शन डी वाक्य कहते हैं। शब्दों के शुद्ध रूप में क्या कहते हैं, शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 31 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन की संख्या है 45। 45 में आप सभी को लाना है बिल्कुल बहुत कम नंबर, यानी कि 40 नंबर। 5 नंबर गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 40 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए।
तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या नंबर है? तो अगला प्रश्न होगा 31 के बाद 32 नंबर। और 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 32 नंबर में लिखा हुआ है कि विद्यालय शब्द शुद्ध है या अशुद्ध। यहाँ पर जो विद्यालय लिखा हुआ है वह शुद्ध है या अशुद्ध है? तो यहाँ पर विघालय लिखल है, यहाँ पर विघालय लिखा हुआ है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि यह जो है वह शुद्ध है, क्योंकि विद्यालय इसी प्रकार से लिखाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 32 के बाद अब 33 नंबर में चलते हैं। और 33 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि समास समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए विलोम, ऑप्शन बी पर्यायवाची, ऑप्शन सी अनेकार्थी, ऑप्शन डी मुहावरा। यानी कि जो कहा जा रहा है कि जैसे एक ही शब्द लिखा हुआ है और वैसा ही सेम अर्थ वाला अगला लिखा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा? विलोम कहेगा, पर्यायवाची कहलाएगा, अनेकार्थी कहला जाएगा या मुहावरा कहेगा? तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द आप सभी लोग पढ़े होंगे, और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अब चलते हैं 33 के बाद 34 नंबर। और 34 नंबर में लिखा हुआ है कि सुख का विलोम क्या होगा? जो सुख होता है उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी दुख, और ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी भय। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि सुख का विलोम शब्द क्या है। तो सुख का विलोम शब्द दुख होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 34 के बाद 35 नंबर में चलते हैं। और 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 35 नंबर में लिखा हुआ है कि एक शब्द के अनेक शब्द अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द के अनेकों अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन सी अनेकार्थी कहते हैं। अब चलते हैं 35 के बाद 36 नंबर। और 36 नंबर में लिखा हुआ है कि आँखों का तारा क्या है? लोकोकित है या मुहावरा है, वाक्य है या शब्द है? तो आप सभी को बताना है कि आँखों का तारा यह क्या है? तो यह एक मुहावरा है। आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, यानी कि यह एक मुहावरा है, और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर में चलते हैं। और 37 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 37 नंबर में लिखा हुआ है कि पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शब्द कहलाता है, पद कहलाता है, वाक्य कहलाता है, अनुच्छेद कहलाता है। यहाँ पर 37 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन आप सही को बताना है। क्या बताना है कि पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह क्या कहलाता है? और 37 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वाक्य कहलाता है, यानी कि सी। अब इसके बाद 37 के बाद 38 नंबर में चलते हैं। और 38 नंबर में लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में प्रश्न हो वह क्या कहलाता है? जिस वाक्य में प्रश्न हो या प्रश्न पूछा जाए ऐसा लगे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विधानवाचक, प्रश्नवाचक, या ज्ञानवाचक, या आज्ञावाचक कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक कह सकते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अब इसके बाद सिर्फ 6 प्रश्न ही बाकी रह गए हैं। अब उसमें से आप सभी को बताना है कि कितना प्रश्न आप सभी का सही हुआ है 45 प्रश्नों में से। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि दरवाज़ा बंद करो कौन सा वाक्य है? दरवाज़ा बंद करो इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी विधानवाचक, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। यहाँ पर आप सभी को बताना क्या है कि दरवाज़ा बंद करो में कौन सा वाक्य है? और 39 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आज्ञा देने का बोध हो रहा है, किसी छोटे बच्चे को आज्ञा दिया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद करके आओ। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर में चलते हैं। और 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 40 नंबर में लिखा हुआ है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, कौन सा वाक्य है? यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है। क्या संबोधन किया जा रहा है? तो यहाँ पर वाह से संबोधित किया जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह विस्मयादि बोधक में जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 40 के बाद अब 41 नंबर पर चलते हैं। 41 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 41 में लिखा हुआ है कि शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं?
शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण कहते हैं, ऑप्शन बी शब्द कहते हैं, ऑप्शन डी सी वाक्य कहते हैं या ऑप्शन डी पद कहते हैं। तो 41 नंबर का आप सभी का बिल्कुल सही होगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है और यह क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया हुआ है, इस कारण से एक वाक्य है और इसका सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 41 के बाद 42 नंबर में चलते हैं और इसके बाद सिर्फ 3 प्रश्न बचे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, वाक्य है, वर्ण है, पद है। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर वर्ण। आप सभी को पता होगा कि वर्ण क्या कहते हैं। तो वर्ण उन मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यानी कि सबसे छोटा वही होता है, क्योंकि उसे और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। अब 43 नंबर में चलते हैं और इसके बाद सिर्फ 2 प्रश्न ही बचे रहेंगे बाकी। तो यहाँ पर लिखा हुआ 43 नंबर में कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? जो हिंदी है किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए द्रविड़ से है, ऑप्शन बी आर्य से, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी सेमिटिक। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि हिंदी है किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्य भाषा, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 43 के बाद अब 44 नंबर में चलते हैं और 44 नंबर में लिखा हुआ है कि जिस शब्द से जाति का बोध हो वह संज्ञा कहलाती है। यानी कि कहा जा सकता है, एक परिभाषा आप सभी को पता होगा कि जिस शब्द से सिर्फ जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक, यानी कि सी। यह संज्ञा से संबंधित परिभाषा है। अब इसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न यानी कि 45 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी जो है वह कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक, यानी कि सी। अब इसके बाद आप सभी से एक प्रश्न करते हैं और वह प्रश्न क्या है कि आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पूरे 45 प्रश्न में आप सभी का कितना आंसर सही आया है। जो सही आएगा उसी को बताना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से हमने 45 में 45 प्रश्न को टिक लगाया, बाकी उसमें से 20 प्रश्न ही सही हो पाया, ये नहीं बताना है। हमने ये कहा है कि जितना प्रश्न आपके मन से सही होगा उसी को लिखना है, यानी कि 20 प्रश्न सही हुआ है तो 20/45 करके लिख देना है और कमेंट करना है। अब इसके बाद चलते हैं और एक बार लास्ट कह देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और उसके बाद करते हैं इस वीडियो का द एंड। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तो धन्यवाद।